Hey everyone, this is Chani Dinani welcoming you to Magnet Brains। और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ ग्रेट मोटिवेशनल लाइन विच इज़ हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ओलंपियाड्स या फिर हम सारे ही सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वी ऑल आर गिविंग आवर बेस्ट कि हम आपको जितने भी रिक्वायर्ड वीडियोस होने चाहिए ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉपिक वो प्रोवाइड करें ताकि आपको कोई भी हिंड्रेंस ना आपके लिए जो प्रेपरेशन है उसके बीच में कोई हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल ना आए एंड यू काइंड ऑफ प्रिपेयर इन द बेस्ट मैनर। ऑल्सो वी नो दैट यू ऑल्सो आर गिविंग योर बेस्ट 100% कि आप लोग भी सारे वीडियोस देख रहे हैं, अपने सारे फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हो। सो इस तरीके से व्हेन वी बोथ आर गिविंग आवर बेस्ट देन डेफिनेटली कोई भी हमें रोक नहीं सकता है टू रॉक एन एग्जाम। एंड इस तरीके से हम होंगे कामयाब इज अ वेरी वैलिड लाइन यहाँ पे एंड दिस इज हाउ विद दिस ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। अब हम करने के वाले हैं आज के वीडियो में, एज यू ऑल नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो कि हमने होमोनिम्स और होमोफोन्स जो है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया है। यू नो वॉट होमोनिम इज, यू नो वॉट होमोफोन इज एंड उसका जो मीनिंग है वो रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने इसको तोड़ के पढ़ा है, लाइक वॉट एग्जैक्टली द प्रीफिक्स होमो मीन्स एंड वॉट एग्जैक्टली द सफिक्सेस निम एंड फोन मीन्स इन द रिस्पेक्टिव वर्ड्स। बट येस, नाउ इट्स टाइम टू काइंड ऑफ सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। अब मुझे आपको यहाँ पे 2 से 3 चीजें क्लियर करनी है बिफोर वी जंप इनटू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहली बात, आपको आपके एग्जाम में, ओलंपियाड के एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाए कि भैया इसका होमोनिम क्या है, इसका होमोफोन क्या है, या फिर होमोनिम होमोफोन वर्ड का यूज किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस टॉपिक। बट येस, क्या पता जो क्वेश्चंस होते हैं एरर स्पॉटिंग के या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जहां आपको कोई वर्ड चूज करना है एंड कहीं ना कहीं आप होमोनिम होमोफोन जो वर्ड्स हैं वो ऑप्शंस में देखकर कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज चेक करने के लिए आपको क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, डेफिनेटली यस। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेकेंडली, क्या ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही बच्चों जैसा टॉपिक है। लड्डू से क्वेश्चंस होंगे, अभी हम देखेंगे भी वीडियो में। 1-2 मतलब ऐसा कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ हमने सुना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, टॉपिक पढ़ लिया, बिकॉज उससे आपको क्या होगा ना, कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे एंड अल्टीमेटली वो क्या, आप तो आपको पता ही है कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है सारे ही टॉपिक्स में ओलंपियाड के। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चंस जो आज हम करने वाले हैं दे आर डेफिनेटली एमसीक्यूज, बट आपके पास 4 ऑप्शंस नहीं होंगे, 4 ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे बिकॉज जैसे कि हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है। बिकॉज होते कितने होमोफोन्स, मतलब 2 या 3 होंगे एक जैसे वर्ड्स जो सुनाई सेम देते हैं या फिर स्पेल बस अलग किया जाता है एंड स्टफ। तो इसीलिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे। आपको करना क्या है, यू विल हैव टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक। जो भी क्वेश्चन दिया होगा यू विल गेट इनकम्प्लीट काइंड ऑफ अ सेंटेंस और आपको बेस्ट ऑप्शन के साथ उस ब्लैंक को फिल करना है ताकि आप एक अप्रोप्रिएट और मीनिंगफुल सेंटेंस जो है कंप्लीट कर पाएं। अब जो 2 ऑप्शंस होंगे ना उनमें डेफिनेटली अगर आपको मीनिंग पता है तो आप फॉर श्योर टिक कर लोगे, अदरवाइज शायद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आए। नाउ दिस वीडियो अगर हमें स्पेसिफिकली बात करना है, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ये क्या होगा, बिगनर लेवल के क्वेश्चंस। बट येस, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो शायद कंफ्यूजिंग हो आपके लिए आपको इंटरमीडिएट और अचीवर्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल कहानी, ताकि आपको बाद में डाउट्स ना आए कि अरे हमको तो ऐसे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं या कहीं होमोनिम होमोफोन का क्वेश्चन था नहीं, बट जब हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसमें है ये टॉपिक। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स भी हैं, तो क्या आपको सीधे सीधे एडवर्ब नाउन क्वेश्चन पूछ लेंगे? नहीं, जहां स्पॉट करना पड़ता है ना एरर को, वहां पर सारी चीजें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या है जो यहाँ पे गलत है, और इसीलिए ये छोटे 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 टॉपिक्स जो हैं वो हम बड़े से एरर स्पॉटिंग के लिए पढ़ रहे हैं। डन? ओके, चलो, तो इतनी कहानी बहुत है। अब बिगिन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आपको सीधे सीधे ऑप्शन समझना है क्या फिट बैठेगा। अब वो तो तभी यूज कर पाओगे जब आपको मीनिंग्स पता हो। मीनिंग्स जस्ट आफ्टर वी सॉल्व द क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ योर ब्लैंक इज पुअर यू शुड नॉट ड्राइव। इफ योर साइट SIGHT इज पुअर या फिर इफ योर साइट SITE। अब दोनों को ही साइट पढ़ते हैं, ठीक है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहली बात, जो भी हम देखते हैं या जो भी हमको दिख रहा है अभी, या आप आई साइट की बात करो, आई साइट सुना होगा, या फिर हम कोई भी तरीके से साइट का जब वर्ड यूज करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट देखने का कुछ। ठीक है, बाकी जब आप बात कर रहे हो SITE साइट का, दिस इज कोई भी प्लेस जहां पर हम कुछ बनवा रहे हैं, लाइक आपने कंस्ट्रक्शन साइट सुना होगा। ठीक है, तो एक है आई साइट, एक है कंस्ट्रक्शन साइट। क्या दोनों की साइट की स्पेलिंग सेम है? बिल्कुल भी नहीं।
आई साइट है SIGHT और कंस्ट्रक्शन साइट है SITE। तो अगर आपको सेंटेंस में कोई भी ऐसा प्लेस बताना है जहां पर कोई भी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट या कुछ भी नया आप कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहे हो, या कोई प्लेस दैट यू हैव chosen to kind of get that building built वहां पे, then you will go with SITE। but right now we are talking about what, कि अगर साइट खराब है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए भाई। अब अगर कोई साइट, कंस्ट्रक्शन साइट खराब है, पुअर है, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन साइट अगर पुअर है तो ड्राइव मत करो। कुछ लिंक हो रहा है नहीं, बट व्हेन वी से कि अगर आपके देखने की जो क्षमता है, आई साइट है, अगर वो वीक है, अगर तुमको साफ साफ नहीं दिखता है तो ड्राइव मत करो ऑब्वियसली। तो यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप ये इजी हो आप लोगों के लिए, बिकॉज इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट अगर SITE का मीनिंग नहीं पता तो SIGHT तो क्लियर हो गई। डन, ओके, चलो मीनिंग पढ़ते हैं। SIGHT site is a thing that one sees or that can be seen। तो कुछ भी जो आप देख रहे हो या देख सकते हो, वैसे ही आपकी एबिलिटी टू see something is आई साइट। तो इसीलिए उसको अलग से मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पर आपको आई साइट की ही बात की जा रही थी इन द प्रीवियस सेंटेंस। सो दिस इज हाउ कुछ भी देखने का बात हो रहा हो, गो विथ SIGHT। And then you have site SITE, which is an area of ground on which a town, building or monument is constructed। कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई टाउन, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग बनवाई जाने वाली है, that is going to be SITE site। So इस तरीके से एक देखने की बात SIGHT, एक कोई जगह जहां पर ये सब बनने वाला है वो SITE। क्लियर? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है द डॉग रैन अप वैगिंग इट्स ब्लैंक। वैगिंग इट्स टेल या टेल, मतलब पढ़ तो टेल ही रहे दोनों को, बट कौन सी स्पेलिंग आएगी? TALE वाला टेल कि TAIL वाला टेल? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग, डॉग हमेशा अपनी टेल को वैग करते हैं, यानी पूंछ को वैग करते हैं, जो इस तरीके से नहीं वो हिलाते हैं, उसको वैगिंग कहते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, सो डॉग जो है वो भाग गया वैगिंग इट्स टेल। नाउ विच टेल? तो यहां पर जो TALE वाला ऑप्शन ए है, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर पूंछ, दिस इज यूज्ड फॉर अ स्टोरी, which could be something fictitious, which could be something imaginative, etc etc। अभी पढ़ लेंगे डेफिनेशन। ठीक है, बाकी रही बात TAIL वाले टेल की, ऑप्शन बी की, दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ स्ट्रक्चर जो कि बेस पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी द पूंछ। ठीक है, या फिर उससे मिलता जुलता कोई भी स्ट्रक्चर होगा, वी कॉल इट अ टेल, जो कि ऑप्शन बी है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ डॉग्स टेल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो TALE इज अ फिक्शियस और ट्रू नरेटिव और स्टोरी, स्पेशली वन दैट इज इमेजिनेटिवली रिकाउंटेड। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा स्टोरी जो है तो फिक्शनल है या बहुत ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है, एंड इट इज समथिंग जिसको बहुत बार लोगों को सुनाया जाता है, बच्चों को जैसे परियों की कहानी सुनाई जाती है तो फेरी टेल होता है वो TALE वाला। ठीक है, तो कोई भी कहानी जो ऐसे सुनाई जाती है दैट इज गोइंग टू बी अ टेल, एंड TAIL वाला टेल इज अ पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी स्टिकिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द बैक और समथिंग सिमिलर इन शेप और पोजिशन। तो जो पूंछ होती है इन शॉर्ट उसको टेल कहा जाता है, TAIL। डन, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड इज द फ्रेम इज मेड ऑफ ब्लैंक। जो फ्रेम है वो किससे बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। विच स्टील? STEEL वाला स्टील कि STEAL वाला स्टील? तो जब हम बात करते हैं कोई मटेरियल की जो ग्रेश कलर का होता है, जो असली जो स्टील हम सबको पता होगा, ठीक है, दैट इज STEEL। बट अगर आप बात कर रहे हो चोरी करने वाली स्टील की, देन इट इज STEAL। ठीक है, तो अभी तो आप बोल रहे हो कि फ्रेम किसका बना हुआ है? चोरी का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है? डेफिनेटली मटेरियल का बना है जो कि STEEL है, तो ऑप्शन ए बेस्ट फिट है। ठीक है, चलो अब सारे मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। सो जो स्टील है मटेरियल, इट इज अ हार्ड स्ट्रॉन्ग ग्रे और ब्लूइश ग्रे अलॉय ऑफ आयरन विथ कार्बन एंड यूजुअली अदर एलिमेंट्स यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेटिंग मटेरियल। कोई भी ऐसा हार्ड सा स्ट्रॉन्ग ग्रेश कलर का जो अलॉय होता है आयरन और कार्बन का, उसे स्टील कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एलिमेंट्स बनाने के लिए, जैसे फ्रेम की हमने बात की। नेक्स्ट है स्टील टेक अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन और लीगल राइट एंड विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न इट, यानी चोरी करना। अब आप किसी पर्सन का जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई भी चीज हो जो उनकी है, ठीक है, आप ना तो उनकी परमिशन ले रहे हो, ना ही आपके पास कोई हक है, जिसका मतलब होता है चोरी करना। आप ले जा रहे हो एंड साथ ही साथ चोरी इसीलिए थोड़ी करोगे कि वापस करना है, नहीं, आपका कोई इंटेंशन नहीं है वापस करने का, तो ये डेफिनेशन हो जाता है स्टील का। क्लियर? ऑल राइट। फोर्थ है ही हायर्ड ब्लैंक न्यू वर्कर्स। ही हायर्ड सम
न्यू वर्कर्स, ही हायर्ड सम न्यू वर्कर्स। मतलब सुनने में तो सही है, ही हायर्ड सम, बट कौन सा सम, SUM वाला सम कि SOME वाला सम? तो जो SUM सम है ये तो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सुना होगा आपने, जहां हम एडिशन करते हैं, है ना, हम प्लस करते हैं वैल्यूज को। उसी तरीके से आपने सुना होगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी। तो एक अमाउंट के लिए भी SUM सम यूज किया जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट SOME इसका मतलब होता है कुछ। अब वो कितना होगा वी डोंट नो, इट इज जस्ट कुछ ऐसा अमाउंट दैट इज नॉट डेफिनेट, दैट इज नॉट क्लियर, ठीक है, तो तब हम बोलते हैं सम। सो जिस भी पर्सन की बात हो रही, मे भी चलो इस HR की बात करते हैं, ही उसने हायर किया होगा कुछ वर्कर्स को, कितने वर्कर्स नहीं पता, कुछ वर्कर्स, तो कुछ कौन सा होगा, SOME। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इजी, ऑलराइट, चलो। So definition of SUM sum is the total amount resulting from the addition of two or more numbers, amounts or items। दो या दो से ज्यादा नंबर्स या कोई भी चीजों का एडिशन जो है, सम जो है, उसको हम भैया SUM कहेंगे। या सॉर्ट ऑफ कोई सम ऑफ मनी भी कहा है अगर, तो SUM ही यूज करोगे, SOME यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट, एन अनस्पेसिफाइड नंबर और अमाउंट ऑफ पीपल और थिंग्स, कुछ भी ऐसा जो स्पेसिफाइड नहीं है कितना, इट्स जस्ट कुछ, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं SOME। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड हिम टू मेक ब्लैंक कॉपीज ऑफ द लेटर। आई आस्क्ड हिम टू मेक 4 copies of the letter। I asked him to make 4 copies of the letter। Which 4? अब यहां पर कॉपीज बनानी है तो नंबर बताया है 4 की स्पेलिंग FOUR होती है, बचपन से पढ़ रहे हैं, बट FOR यहां पर यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। सो यहां पर आंसर तो 4 है, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है। मीनिंग पढ़ते हैं, तो 4 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 2, यानी कि डिजिट 4, है ना। तो 4 2 into 2 क्या होता है, 4 होता है। बट ये वाला जो 4 है वो क्या है, दिस मीन्स इंटेंडेड टू बी गिवन टू। जैसे ये किसके लिए है, तो यूल बी लाइक फॉर दिस पर्सन, तो किसको इंटेंशन है भैया देने का, तो वहां पे फॉर और वो नाम लिख दोगे। उसी तरीके से टू टॉक अबाउट अ पर्पस और अ रीजन फॉर समथिंग, व्हेन वी जस्ट स्टडी द डेफिनेशन ऑफ FOR, आपको हमेशा रीजन या पर्पस ऐसा करके डेफिनेशन मिल जाता है, विच मीन्स जब आप किसी चीज का रीजन दे रहे हो कि ऐसा क्यों भैया, फॉर दिस, तो तब हम यूज कर सकते हैं FOR। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वर 2 केक्स, 2 केक्स, देयर वर 2 केक्स या देयर वर 2 केक्स। अब 2 देयर होते हैं, एक है THERE, एक है THEIR। इनमें से एक देयर है जो पोजीशन बताता है, जिसका मतलब वहां, और एक देयर है जो पोजेशन या ओनरशिप बताता है, यानी उनका, ठीक है। तो जो उनका है, जो ओनरशिप बता रहा है, वो THEIR है, जो कि दे का देयर हो जाता है। उसी तरीके से जब आप पोजीशन बता रहे हो भैया कहाँ रखा है, इट इज केप्ट देयर, वहां पर, तो THERE होगा। अब आप बोल रहे हो कि 2 केक्स थे, तो कहाँ देयर वर कौन सा होगा, भाई वहां पर 2 केक्स थे, यही बोलोगे ना। आप ये नहीं बोल रहे उनके 2 केक्स थे, नहीं, आप देयर वर THEIR नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पर THERE, विच इज द परफेक्ट वन। क्लियर, ऑल राइट। So THEIR is belonging to or associated with the people or things previously mentioned or easily identified। तो यहाँ पर ले दे के ओनरशिप जो है ना उसको स्पेसिफाई किया जाता है, विच इज THEIR, और यहाँ आपको पोजीशन बताया जाता है, सॉर्ट ऑफ कहाँ पर, तो वहां पर, ठीक है। सो दिस विल बी यूज्ड फॉर दिस, सो इन, एट और टू दैट प्लेस और पोजीशन। क्लियर। अब आपको इसका अगर कोई एग्जांपल चाहिए THEIR का, तो हमसे पूछा जा सकता है हुज कार इज दिस, इट इज देयर कार, उनकी कार है। क्लियर, तो वो हो जाता है THEIR, और THERE तो अभी हमने एग्जांपल देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज 7th क्वेश्चन, ही गेव इट ब्लैंक मी, he gave it to me, he gave it to me। अब एक में सिंगल ओ है, एक में डबल ओ है, तो जब हम सिंगल ओ वाला टू यूज करते हैं तो भैया वो किसी के बारे में बता रहा है, किसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, तो टू मी मतलब मेरे को दिया। बट जब टी डबल ओ बोलते हो ना, इसमें बहुत सारे मीनिंग्स हो जाते हैं। या तो आप ये बोल रहे हो दिस टू, यानी कि ये भी तो एक्सेसिव हो रहा है, टू मच, दिस इज टू मच, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देन आप बोल सकते हो, एडिशन की बात कर सकते हो, लाइक यू विल बी लाइक यू कैन कम टू, यानी कि यू विल बी लाइक हाँ यू आर इन्वाइटेड एंड शी कैन ज्वाइन टू, तो वहां TOO हो जाता है, इसका मतलब वो भी एडिशन, ठीक है। सो मीनिंग्स देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ही गेव इट टू मी, इधर पे एक्सेसिव, यहाँ पे एडिशन, कुछ नहीं पता चल रहा है, सो दिस इज TO, ठीक है। अब मीनिंग पढ़ लो। सो TO2 का मतलब है एक्सप्रेसिंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। कहाँ पे भैया, टू दिस पॉइंट, कहाँ जा रहे हो, टू मार्केट, है ना, किसके लिए है, या किसको दे दूं भैया, या फिर कोई पूछे कि किसके लिए लाए थे, तो आप बोल सकते हो इट वॉज फॉर मी,
या फिर इट वॉज गिफ्टेड टू मी, टू की बात कर रहे हैं अभी, फॉर का नहीं बात करते, तो टू मी, ठीक है, मुझे दिया गया था। नेक्स्ट TOO, टू अ हायर डिग्री दैन इज डिजायरेबल यानी एक्सेसिव, जैसे दिस इज टू मच। परमिसिबल और पॉसिबल इन एडिशन, यानी कोई चीज जो परमिसिबल है या जितनी डिजायरेबल उससे ज्यादा है तो इट इज टू मच। देन आप बता रहे हो इन एडिशन, तो विल बी लाइक या शी कैन जॉइन टू, तो TOO, डन, ऑलराइट। आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे, ही हैज अ ब्लैंक फॉर लैंग्वेजेस, इज इट FLARE, इज इट FLAIR यानी फ्लेयर। अब आपको यहाँ तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता हो या नहीं पता है ना, मतलब ये होते हैं वर्ड्स जो मैंने बिगनर में भी पेस्ट कर दिए, बिकॉज यस इससे भी थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस हमको इंटरमीडिएट में मिल जाएंगे, डन, ओके। सो यहाँ पर आप बोल रहे हो ही हैज अ ब्लैंक फॉर लैंग्वेजेस, नाउ यू डोंट नो व्हाट इट इज, FLARE एंड FLAIR, तो क्या ही रखोगे, है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक्स जो है ना हमारी बड़ी मदद करते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, क्लियर। सो यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को हम समझ लेते हैं पहले, एंड देन वील गेट टू अंडरस्टैंड कि आंसर क्यों था। तो सबसे पहली बात तो ही हैज अ FLAIR वाला होना चाहिए, फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो पहला जो FLARE बोल रहे हो ना, इसका मतलब होता है सॉर्ट ऑफ एक आउटबर्स्ट ऑफ लाइट या फ्लेम, या फिर आउटबर्स्ट ऑफ एनी कोई इमोशन। और वहीं जब आप FLAIR बोल रहे हो ना, इसका मतलब कोई एक नेचुरल एबिलिटी या टेंडेंसी कुछ करने की, ठीक है, यानी एबिलिटी टू डू समथिंग बेटर, वी शुड से, दैट इज गोइंग टू बी FLAIR। वापस से देख लेते हैं डेफिनेशन। सो अ सडन ब्रीफ बर्स्ट ऑफ ब्राइट फ्लेम और लाइट इज FLARE, एक सडन आउटबर्स्ट लाइट का या फ्लेम का। दूसरा FLAIR, अ स्पेशल और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग वेल, एक स्पेशल एबिलिटी या इंस्टिंक्ट कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो या यू डू दैट, तो ये हो जाता है FLAIR। अब वही तो बोला कि उसके एक अलग ही एबिलिटी है लैंग्वेजेस के प्रति, सो दैट इज गोइंग टू बी FLAIR, नॉट FLARE, डन, ऑलराइट। चलो अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे, दिस मेक्स ब्लैंक सेंस, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिस मेक्स नो सेंस, कौन सा नो, NO की KNOW। सो देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं दिस मेक्स नो सेंस, तो नो का मतलब होता है नहीं, और KNOW नो का मतलब होता है कुछ जानना, है ना। सो व्हेन यू से दिस मेक्स नो सेंस, इट इज व्हाट, कोई मतलब ही नहीं बन रहा इसका, तो नहीं बन रहा इज NO। बट व्हेन यू से कि नो KNOW, इसका मतलब कुछ पता होना, है ना। सो KNOW मीन्स टू बी अवेयर ऑफ, किसी चीज के बारे में अगर पता होगा, विल बी लाइक आई नो दिस, आई नो यू, आई नो देम, या आई नो दिस एक्टर, आई नो दिस एक्टर, एक्ट्रेस। तो इस तरीके से KNOW मतलब आपको पता है, दैट इज नो। एंड नो मतलब सबसे easy, used to give a negative response. Can I go out with my friends? No. Can I just eat a burger? No. तो NOW and KNOW is something जो कि बोल रहा है कि आपको कुछ पता है, and NO मतलब नेगेटिव, डन, ऑलराइट। चलो अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे, ओल्ड हैबिट्स ब्लैंक हार्ड, पुरानी आदतें DYE डाई हार्ड या DIE डाई हार्ड। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं डाई के, आई होप आपको दोनों ही पता हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मरने की, स्टॉप लिविंग, दैट इज DIE, है ना। और जब हम बात करें ऐसे कलर की जिससे हम डाई करते हैं, कलर वगैरह ऐड करते हैं, दैट इज DYE। सो ओल्ड हैबिट्स बहुत मुश्किल से जाती है, पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं या फिर चली जाएंगी, तो इट विल बी स्टॉप, इट इज नॉट गोइंग टू लिव इन यू, राइट, इट विल बी स्टॉप, क्या बोलेंगे, मतलब वो मर जाएंगी, करेक्ट। सो पुरानी आदतें जो हैं वो बहुत मुश्किल से मरती हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी डाई विच वाला, स्टॉप लिविंग वाला, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, डाई हार्ड, ठीक है। और DYE तो आई होप क्लियर ही होगा, नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड टू ऐड अ कलर टू और चेंज द कलर ऑफ समथिंग, कोई भी नेचुरल पिगमेंट है या सिंथेटिक पिगमेंट है जिसको हम ऐड करते हैं ताकि कलर चेंज कर सके या कलर ऐड कर सके, उसे डाई कहते हैं, DYE वाला। एंड DIE इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, एनिमल और एनी क्रीचर और प्लांट विच हैज स्टॉप्ड लिविंग, यानी कि इट्स नो मोर, क्लियर, ऑलराइट। चलो अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो आई होप फर्स्ट 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल क्लियर टू यू, और आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एक दो ऐसे थे वर्ड जो आपने नहीं सुने हैं, बाकी सब बड़े इजी थे क्वेश्चंस, क्लियर, ऑलराइट। चलो 11th पे आते हैं। रवि wanted to buy a new blank of boots, जूते, boots, ठीक है। सो रवि wanted to buy a new what, pair, PAIR, या pair, PARE, which pair of boots। सो रवि wanted to buy जूते की जोड़ी, अब जोड़ी इस पेयर विच वाला, PAIR वाला, है ना, विच इज लाइक दो का पेयर होता है एक, ठीक है। और PARE पेयर क्या होता है ना, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, इसका मतलब होता है कुछ ट्रिम करना, लाइक कुछ एंड्स वगैरह कट कर दो या किसी भी चीज को कम कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, दैट इज
PARE पेयर। सो यहाँ पे तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रिम वाले बूट्स, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू जोड़ी ऑफ बूट्स, यानी न्यू पेयर, PAIR। चलो दोनों को पढ़ लेते हैं एक बार। सो अ पेयर इज अ सेट ऑफ टू थिंग्स यूज्ड टुगेदर और रिगार्डेड एज अ यूनिट। दो चीजों का सेट जिसे एक साथ रखते हैं या उसको एक यूनिट कंसिडर किया जाता है, दैट इज पेयर, PAIR। एंड PARE पेयर इज ट्रिम समथिंग बाय कटिंग अवे इट्स आउटर एजेस। पूरे जो बाहर के एजेस हैं उनको कट कर देना ताकि यू कैन ट्रिम दैट थिंग, उसे क्या कहते हैं, PARE पेयर। डन। सो इस तरीके से आई होप आपको कौन सा वाला पेयर ऑप्शन चूज करना है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। इट इज डिफिकल्ट टू ब्लैंक वन सेल्फ टू सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। डिफिकल्ट होता है खुद को एडेप्ट करना सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, मतलब एकदम से भयंकर माइनस में ठंड आ जाए, जहां आप ऐसी जगह पे रहते हो ना बहुत ज्यादा गर्मी है और वहां एकदम से माइनस में टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा ठंड, या फिर आप माइनस में टेम्परेचर्स में रहते हो और एकदम से कड़कती हुई धूप लाइक भयंकर गर्मी हो जाए। दोनों ही चेंजेस जो हैं आपको टाइम लगता है टू काइंड ऑफ गेट कंफर्टेबल विथ, राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, कौन सा एडेप्ट, ADEPT वाला या ADAPT वाला? दोनों के मीनिंग आपको पता होना चाहिए बिकॉज हमने इनैप्ट एडेप्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो जब आप बात कर रहे होते हो ADEPT एडेप्ट वाला, इसका मतलब किसी चीज में बहुत स्किलफुल होना, किसी में बहुत प्रोफिशिएंट होना, यानी कि सॉर्ट ऑफ इफ यू आर वेरी वेरी गुड एट समथिंग, यानी कि आप एडेप्ट हो, यू आर वेरी स्किल्ड एंड प्रोफिशिएंट, ठीक है। दूसरा क्या है, ADAPT, इसका मतलब किसी चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाना, किसी में अपने आप को ढाल लेना, ऐसी सिचुएशंस जहां पर आप एडजस्ट कर रहे हो या यू आर लाइक आप फिट हो गए हो, दैट इज आपने एडेप्ट कर लिया है। सो यहां जब पूछा है इट इज डिफिकल्ट टू ब्लैंक वन सेल्फ टू सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, इट इज डिफिकल्ट, ये एकदम से जो सडन चेंजेस टेम्परेचर के देखने को मिलते हैं कि आप उसके साथ क्या कर लो, एडजस्ट कर पाओ, यानी एडेप्ट कर लो। इसीलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। डन। अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो एडेप्ट इज वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। जो मैंने बोला, कोई अगर बहुत बेहतरीन है किसी में या बहुत स्किलफुल है या बहुत प्रोफिशिएंट है तो वो एडेप्ट है। और वही इसका ऑपोजिट क्या होता है, इनएप्ट। और एडेप्ट क्या है भाई, वही बिकम एडजस्टेड टू न्यू कंडीशंस, एडजस्ट कर जाना, अपने आप को ढाल लेना। डन। ऑलराइट। 13th है, पीपल्स ब्लैंक आर अनअफेक्टेड बाय द न्यू लॉ। तो पीपल्स क्या, लाइक लोगों के राइट्स, विच वाला राइट्स, विच वाला, ओके, सो कौन सा वाला राइट। सो जब हम बात करें ऑप्शन नंबर ए राइट्स की, इसका मतलब जो हमारे हक हैं या फिर जो सही है, जो करेक्ट है, करेक्ट। अब जब हम बात कर रहे हैं राइट्स, RITES की, इसका मतलब होता है द वेज, लाइक ट्रेडिशंस या कैसे सेरिमोनियल हमारे एक्शंस होते हैं, तौर तरीके डिफर करते हैं, तो वो हो जाता है RITES। अब हम बोल रहे हैं कि लॉ से लोगों के क्या नहीं चेंज होंगे, हक चेंज नहीं होंगे, वही लॉ से लिंक्ड है। सो पीपल्स राइट्स, ऑप्शन ए, are not affected or they are not going to be changed by the new law। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मीनिंग जान लो। सो दैट विच इज मॉरली करेक्ट, जस्ट और ऑनरेबल, कुछ भी ऐसा जो मॉरली सही है, काइंड है, ऑनरेबल है, एथिकल है, लीगल है, उसे हम राइट्स कहते हैं। और दूसरा राइट्स, रिलीजियस और अदर सोलम सेरेमनी और एक्ट, कोई भी रिलीजियस या कोई भी सेरेमोनियल एक्शन या जो भी तरीका होता है टू परफॉर्म सर्टेन फेस्टिविटीज या एक्टिविटीज, उसको हम कहते हैं राइट्स। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, दे सेल ब्लैंक एंड स्टफ। वो लोग क्या बेचते हैं, दे सेल स्टेशनरी एंड स्टफ। अब आपको ये तो समझ आ गया कि भैया स्टेशनरी सही है यहाँ पे, बट कौन सा स्टेशनरी, ARY या ERY। तो इसमें से एक ऐसा स्टेशनरी है जो हम बात कर रहे हैं, लाइक एक स्टेशनरी शॉप होती है जो स्टेशनरी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेशनरी मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो मोशन, यानी ठहर गया है कोई या कुछ है ना, पॉज पे आ गया सॉर्ट ऑफ। तो अभी स्टेशनरी मतलब जब रुक जाता है कुछ, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे रुकने की बात नहीं कर रहे हो, आप एक स्टेशनरी की बात कर रहे हो जो हम सामान वगैरह खरीदते हैं स्टेशनरी शॉप से, वही स्टेशनरी आइटम्स। तो दे सेल स्टेशनरी, कौन सा, ERY या ARY। तो हम रुकने वाला बोलते हैं ARY, और जो स्टेशनरी खरीदने की बात कर रहे हो वो है ERY, ठीक है। तो स्टेशनरी दुकान पे लिखा हो तो ये ERY लिखवाना चाहिए। क्लियर। ऑलराइट। तो स्टेशनरी ARY इज नॉट मूविंग और नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड। कोई चीज जो या तो मूव कर ही नहीं रही है या उसका कोई इंटेंशन भी नहीं कि वो मूव करेगी, ठहर गई एक जगह। और स्टेशनरी ERY, राइटिंग एंड अदर ऑफिस मटेरियल्स, या तो लिखने का सामान या कोई ऑफिस मटेरियल जो भी हमारा होता है, पेन, पेंसिल, पेपर, कुछ भी जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, दैट इज ERY। इजी। ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं 15th क्वेश्चन पे। शी हैज लॉन्ग ब्लैंक, शी हैज लॉन्ग हेयर,
हेयर, बड़ा आसान है, ऑप्शन ए ही होगा, हेयर, बाल बड़े हैं उसके, बट बाकी आप दूसरा हेयर बोल रहे हो वो क्या है? तो जो रैबिट होता है ना, उसी से मिलता जुलता एक ये एनिमल है जिसे हम हेयर HARE कहते हैं, जो बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है किसको? रैबिट को, ठीक है। तो अभी के लिए तो शी हैज लॉन्ग हेयर, HAIR, करेक्ट। अब HAIR हेयर मतलब any of the fine thread like strands growing from the skin of humans, mammals and some other animals। तो ह्यूमन स्किन, कोई मैमल की स्किन या कोई एनिमल की स्किन से जो भी स्ट्रैंड्स होते हैं, फाइन स्ट्रैंड्स यानी बाल, उनको हेयर कहते हैं। नेक्स्ट, हेयर HARE वाला, A fast running long eared mammal that resembles a large rabbit। बहुत बड़े रैबिट के साथ मिलता जुलता एक एनिमल होता है जो बहुत तेज भागता है। दूसरी बात, उसके जो ईयर्स होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, लॉन्ग ईयर्ड मैमल। डन, ऑलराइट। चलो 16 पे आते हैं। पुट द ब्लैंक इनटू द ओवन टू रोस्ट। मतलब यहाँ पे किसी को शायद ऑर्डर दिया जा रहा है कि क्या करो भाई, पुट द मीट इनटू द ओवन टू रोस्ट। अब यहाँ पर मीट कौन सा? जो फ्लैश होता है, जो खाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो MEET है, एक MEAT है। डेफिनेटली मीटिंग वाला मीट इज MEET यानी किसी से मिलना, और MEAT वाला मीट इज द फ्लैश जो हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ ऑप्शन बी इज द वन जो आप फिल कर दोगे इन क्वेश्चन 16, दैट इज पुट द मीट इनटू द ओवन, ठीक है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन जो है उसका तो मीनिंग सबको पता ही है, एक बार पढ़ लेते हैं। सो अरेंज और हैपन टू कम इनटू द प्रेजेंस और कंपनी ऑफ समवन। यू मेट समबडी, ठीक है, आप किसी से मिलते हो, मीटिंग की बात करें जहाँ सब मिलेंगे, या फिर किसी से मिले थे तो मेट, वो सारी चीजें इज गोइंग टू बी मीट। नेक्स्ट, मीट MEAT क्या होगा भाई? द फ्लैश ऑफ एन एनिमल। इजी, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 17th है, आफ्टर अ ब्लैंक ही कंटिन्यूड हिज स्टोरी। आफ्टर अ पॉज, आफ्टर अ पॉज, कौन सा वाला पॉज? तो एक होता है रुक जाना थोड़ी देर के लिए, पॉज लेना, ठीक है, और एक होते हैं पॉज जो कि एनिमल्स के जो पंजे होते हैं, ठीक है, उसको हम पॉज कहते हैं। सो अब आप बात क्या कर रहे हो भाई, कौन सा पॉज? लाइक आफ्टर विच पॉज? तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना, सो दैट इज PAUSE वाला पॉज, है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर अ पॉज ही कंटिन्यूड हिज स्टोरी। चलो अब मीनिंग पढ़ लेते हैं, जो ऑल्दो आपको पता ही होंगे। अ टेम्पररी स्टॉप इन एक्शन और स्पीच, थोड़े टाइम के लिए कुछ करते करते, कोई काम करते हुए या कुछ बोलते हुए रुक जाना, दैट इज पॉज लेना। एंड PAWS पॉज होता है एन एनिमल्स फुट हैविंग क्लॉज एंड पैड्स, यानी कोई एनिमल का पैर है, उसमें क्लॉज यानी बहुत नुकीले से नाखून टाइप के होते हैं, एंड पैड्स यानी कि उनका जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है बड़ा सॉफ्ट वेलवेटी होता है। सो उस पूरे जो फुट है उसको क्या कहोगे? पॉज कहोगे। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी जॉइंट अ डांस ब्लैंक एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई उसने एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया ऑब्वियसली, एंड देन वो पूरी दुनिया घूमती थी। नाउ इसमें वर्ड कौन सा आएगा? ट्रूप विथ TROOP और TROUPE। देखो यहाँ पर जो भी वर्ड आने वाला है, इट शुड डेफिनेटली मीन कोई तो ऐसा ग्रुप ऑफ डांसर्स या आर्टिस्ट जो कि पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, बिकॉज दे जस्ट गो हर जगह पे टू परफॉर्म। और एक इसमें ट्रूप की डेफिनेशन होगी अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस या सोल्जर्स। तो हम यहाँ सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ अ ग्रुप ऑफ डांसर्स या आर्टिस्ट, जो कि होता है TROUPE। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सो सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्स, उनको ट्रूप कहते हैं, लाइक ट्रूप यानी ग्रुप ऑफ दीज सोल्जर्स एंड आर्म्ड फोर्स, एंड ट्रूप विथ PE इज गोइंग टू बी अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और अदर एंटरटेनर्स हु टूर टू डिफरेंट वेंचर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज पे जाकर दे टूर, दे परफॉर्म, और इसी को कहते हैं TROUPE, ट्रूप ऑफ जो भी है, ग्रुप ऑफ पीपल। डन, ऑलराइट। 19th है, वी आर ग्लैड दैट द मिनिस्टर विल बी ब्लैंक अस विथ हिज प्रेजेंस एट आवर एनुअल मीटिंग। तो हम बड़े खुश हैं कि मिनिस्टर विल बी व्हाट डैश ग्रेजिंग, ग्रेसिंग, जो भी ग्रेसिंग है, GRACING वाला या GRAZING वाला, विद हिज प्रेजेंस एट आवर एनुअल मीटिंग। हमारी जो एनुअल मीटिंग है वहां पर आकर द मिनिस्टर इज काइंड ऑफ हमें ऑनर कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कौन सा अलग ग्रेजिंग? तो इनमें से एक ग्रेजिंग है जिसका मतलब किसी की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और अटेंडेंस ऑफ समबडी, और एक ग्रेजिंग होता है कोई ऐसा जगह या ग्रासलैंड जो कि बेस्ट है फॉर ग्रेजिंग यानी कि घास चरने के लिए, या फिर अगर कोई एनिमल घास चर रहा है, ईटिंग दैट ग्रास, तब भी हम ग्रेजिंग वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, मतलब जो सेंटेंस है ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनर या एडिंग टू द ऑनर, वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज GRACING, ग्रेसिंग, ठीक है। बाकी ग्रेजिंग की स्पेलिंग क्या है? लेट्स रीड दैट। सो ब्रिंग ऑनर और क्रेडिट टू समवन और समथिंग बाय वंस अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन, एक तरीके से ऑनर ऐड करना बाय
काइंड ऑफ आप एक ऑनर बढ़ा रहे हो, एक क्रेडिट ऐड हो रहा है बाय सेटिंग बाय समथिंग, जिसकी वजह से somebody is there, यहाँ प्रेजेंट है, अटेंडेंस है, यहाँ वो लोग आ रहे हैं, जैसे मिनिस्टर आ रहे हैं, तो इससे जहां पे जा रहे हैं उनकी जो ऑनर है वो बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं ग्रेजिंग। दूसरा ग्रेजिंग, ग्रास लैंड सुटेबल फॉर पास्चरेज या फिर ईटिंग ग्रास इन अ फील्ड, तो एक प्रॉपर जगह जो बेस्ट है फॉर पास्चरेज या फिर जो एनिमल्स खा रहे हैं घास या चर रहे हैं बोलते हैं, उसे भी ग्रेजिंग कहते हैं। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, आई लाइक व्हाइट ब्लैंक बेटर देन रेड वन। आई लाइक व्हाइट रोज बेटर देन रेड वन, आई लाइक व्हाइट रोज बेटर देन रेड वन। अब रोज कौन सा वाला, एक फ्लावर की बात हो रही है, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी ROSE, बट ये जो ROWS रोज है इसका मतलब होता है एक पूरी लाइन में, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में। तो आप बोल रहे हो कि मुझे व्हाइट रोज ज्यादा पसंद है रेड रोज से, तो ये कौन सा रोज होगा, ROSE वाला, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। बाकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सो रोज इज द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ मोर और लेस स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे लोग जो हैं या चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर में एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो एक रो में है, जैसे हम स्कूल में रो में बैठते हैं, हमसे टीचर्स बोलते हैं स्टैंड इन अ रो, यानी कि आप एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है। बाकी रोज जो है ये एक डेफिनेशन तो पता ही है, इट्स अ फ्लावर, क्लियर, बट एक और डेफिनेशन है, दिस इज ऑल्सो द पास्ट ऑफ राइज। राइज का मतलब क्या होता है, एक छोटे पॉइंट या नीचे वाले पॉइंट से ऊपर उठना, टू राइज काइंड ऑफ, मतलब आगे बढ़ना, लाइक टू हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और इसको हम राइज कहते हैं ना। इफ यू नीड पास्ट ऑफ इट तो आप बोलोगे रोज, क्लियर। सो जब भी कभी आपको राइज का पास्ट यूज करना है तब भी आपको यही स्पेलिंग मिलने वाली है, और एक फ्लावर रोज होता है वो तो सभी को पता है। नेक्स्ट आते हैं 21 क्वेश्चन पे, I have a bowl of blank every morning. So I have a bowl of cereal every morning. Cereal every morning. Which cereal? तो एक सीरियल है जो खाने वाला होता है, और एक सीरियल होता है जो सीरीज की बात कर रहा है, लाइक एक प्रॉपर सीरीज में अरेंज्ड, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वी ईट। आई हैव अ बोल ऑफ सीरियल्स एवरी मॉर्निंग, तो सुबह कुछ खाने की बात कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। CEREAL जो होता है सीरियल, वो होता है जो हम खाते हैं, और जो दूसरा सीरियल है इट्स टॉकिंग अबाउट सीरीज, सीरीज से याद रख सकते हो वो एस से होता है, तो दिस इज ऑल्सो SE वाला सीरियल। डन, ओके। सो सीरियल इज अ ग्रेन यूज फॉर फूड, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज, राय, कोई भी ग्रेन जो होता है जो खाना खाते हैं हम लोग जो बहुत हेल्दी होता है उसे सीरियल कहते हैं, CEREAL। और जो SERIAL वाला सीरियल है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फॉर्मिंग पार्ट और टेकिंग प्लेस इन अ सीरीज, या तो जिसमें बहुत सारी सीरीज हैं, या फिर वो एक पार्ट है ऑफ अ सीरीज, या फिर इट इज टेकिंग प्लेस इन अ सीरीज, एक सीरीज में हो रहा है तो वो सीरियल हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना सीरियल नंबर, उसे कहते हैं भैया सीरियल, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, Do you have a blank for beginners? Do you have a course? Do you have a course? अब दोनों ही कोर्स बोल रहे हो, बट कौन सा कोर्स है यहाँ पे, देखो दो कोर्सेज होते हैं। नंबर वन जो एक करिकुलम होता है, एक डिजाइन होता है कि सब पढ़ते हैं, देन आपको डिग्री मिलती है एंड स्टफ। एक होता है बहुत ही रफ हार्श, जैसे रेत होती है तो कोर्स सैंड कहते हैं उसको, क्लियर। सो वो हो जाता है COARSE वाला कोर्स सैंड, और एक होता है कोर्स COURSE जो हम पढ़ते हैं एंड वी नो अबाउट इट। तो ऑप्शन बी तो डेफिनेटली आप यहाँ टिक कर दोगे कि भैया आपके यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कोर्स है कि नहीं। और रही बात COARSE वाला कोर्स, तो इट इज वेरी हार्श एंड वेरी रफ। चलो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सो रफ और हार्श इन टेक्सचर इज कोर्स COARSE, जैसे रेत, और COURSE इज अ सेट ऑफ क्लासेस और अ प्लान ऑफ स्टडी और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूजुअली लीडिंग टू एन एग्जाम और क्वालिफिकेशन। कोई भी एक प्रॉपर प्लान ऑफ स्टडी या प्रॉपर जो भी करिकुलम है जिसको पढ़ने के बाद द पर्सन गेट्स ए डिग्री और क्वालिफाई करता है, एग्जाम वगैरह होता है एंड स्टफ, उसे हम कहते हैं COURSE वाला कोर्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है 23rd, I must blank you on your handling the project very well. I must compliment you. I must compliment you. Which compliment? एक होता है तारीफ करना, प्रेज करना, बिकॉज आपको लगता है सामने ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो एक कॉम्प्लीमेंट वो है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है जो कोई चीज़ अगर किसी और के साथ रख दी जाए तो उसको और बेहतरीन बना देती है, उसको और इन्हांस करती है, सॉर्ट ऑफ ऐड करती है टू द वैल्यू। अब आप यहाँ बोल रहे हो आई मस्ट ब्लैंक यू ऑन योर हैंडलिंग द प्रोजेक्ट वेरी वेल, तुमने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करा है, हैंडल अच्छे से किया है, तो मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, यही बोलना चाह रहे हैं। तो वो हो जाता है कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट? सो दिस इज नन अदर देन ऑप्शन ए विच इज COMPLIMENT वाला कॉम्प्लीमेंट। बट जो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? सो
कॉम्प्लीमेंट इज अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस और एडमिरेशन, एक पोलाइट वे में किसी की तारीफ करना, एडमिरेशन दिखाना कि दैट यू रियली लाइक द वर्क ऑफ द पर्सन या फिर यू रियली फील द पर्सन इज वेरी नाइस, तो कॉम्प्लीमेंट करते हो. कॉम्प्लीमेंट LE वाला इज अ थिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू समथिंग एल्स इन सच अ वे एज टू इम्प्रूव और एम्फसाइज इट्स क्वालिटी, ऐसे तरीके से उसकी वैल्यू या एनहांस करता है क्वालिटी को, जिससे यू नो काइंड ऑफ वो और बेहतरीन लगने लगता है. तो इफ समथिंग इज देयर जिसके आने से एक और चीज की वैल्यू बढ़ जा रही है तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है LE वाला. डन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टाइम ब्लैंक ऑल वुंड्स. अब वुंड्स क्या होते हैं? कोई भी चोट. ठीक है. अब इट कुड बी एनी काइंड ऑफ चोट जो भी हमको लाइफ में मिलती है. इट कुड बी इंजरी, इट कुड बी सम काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहां बोला है टाइम ब्लैंक ऑल वुंड्स और आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, हील्स एंड हील्स. सबसे पहला जो हील्स दिया हुआ है HEEL वाला, दिस इज टॉकिंग अबाउट द हील ऑफ द फुट. ठीक है, हमारे पैरों की हील, या फिर जो हम शूज में हील देखते हैं दैट वन. और HEAL वाला जो हील है, दिस टॉक्स अबाउट ठीक होना. ठीक है, लाइक बेटर होना. सो टाइम जो है वो सारे वुंड्स को ठीक कर देता है कि हील कर देता है? हील बना देता है, ऑब्वियसली ठीक कर देता है. सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर. टाइम हील्स ऑल वुंड्स. क्लियर? ऑलराइट. तो मीनिंग पढ़ते हैं. तो सबसे पहली बात, हील का मतलब होता है द बैक पार्ट ऑफ द ह्यूमन फुट बिलो द एंकल एंड द बॉटम ऑफ अ शू और अ बूट. दो होते हैं, एक तो हमारे पैर का जो बॉटम पार्ट होता है उसे हील कहते हैं, साथ ही साथ जो शूज का बॉटम पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अ हील. क्लियर? HEAL वाला हील कॉज अ वुंड इंजरी और पर्सन टू बिकम साउंड और हेल्दी अगेन. या तो कोई चोट, इंजरी या कोई भी वुंड या किसी पर्सन के लिए भी अगर आप बात कर रहे हो कि दे आर बिकमिंग बेटर, ठीक है, वो हेल्दी हो रहे हैं वापस से, हेल्दी इन द सेंस गेटिंग बेटर, बैक टू ट्रैक, तो उनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हील, दैट इज HEAL. डन. ऑलराइट. चलो नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन. देयर इज अ ब्लैंक इन द वॉल. वॉल में क्या है? होल और होल. Now one is HOLE, one is WHOLE, बट पढ़ते हैं आप दोनों को होल ही हैं. इनमें से एक होल है जो बात कर रहा है ऑफ अ सुराग, एक गड्ढा, और एक होल बात कर रहा है पूरी तरीके से या कंप्लीट का या एंटायरली का, यानी पूरा. ठीक है. तो यहाँ जो सबसे पहला ऑप्शन है HOLE, दिस टॉक्स अबाउट दैट होल, वो सुराग, वो गड्ढा. और जो दूसरा WHOLE है वो बात कर रहा है ऑफ एंटायरली या फिर कंप्लीटली, पूरी तरीके से. अब यहाँ बोल रहे हो वॉल में क्या है? लाइक वॉल में एक सुराग है, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर A. देयर इज अ होल इन द वॉल. डन. ओके. नाउ HOLE मीन्स अ हॉलो प्लेस इन अ सॉलिड बॉडी और सरफेस. कोई भी सॉलिड बॉडी है या कुछ भी है, ठीक है ना, पूरा इंटैक्ट सा सॉलिड सी कोई चीज, और उसमें अगर छोटा सा होल है तो उसे क्या कहेंगे भैया? या छोटा सा जो एक हॉलो प्लेस बन गया है, खोखली सी जगह, उसको कहते हैं कि वो होल है. डन. वैसे ही WHOLE मीन्स ऑल ऑफ या एंटायर, पूरी तरीके से किसी चीज की बात हो रही है तो होल, लाइक योर होल सिलेबस इज कंप्लीटेड, यानी पूरा सिलेबस इज कंप्लीटेड. डन. ओके. नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन. ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ब्लैंक. ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेके कब तक काम किया? टिल नाइट. नाइट. तो डेफिनेटली ये तो क्लियर हो रहा है कि मॉर्निंग पार्ट ऑफ द डे की बात कर रहा है, तो यहाँ आप NIGHT नाइट की बात करोगे. बट देयर इज वन मोर नाइट जो होता है KNIGHT. क्लियर? सो NIGHT नाइट इज द वन जो यहाँ पर आएगा, जो रात की बात कर रहा है कि उसने सुबह से लेकर रात भर तक काम किया. और जो KNIGHT नाइट है, दिस इज इन मिडीवल टाइम्स. अ नाइट वॉज अ मैन ऑफ नोबल बर्थ हु सर्व्ड हिज किंग और लॉर्ड इन बैटल. तो कोई भी ऐसा पर्सन होता था मिडीवल टाइम पे जिसको माना जाता था कि ही वॉज लाइक ऑफ अ नोबल बर्थ, एंड वो किंग को जो है मदद करते थे, उनको सर्व करते थे, बैटल्स वगैरह में हेल्प करते थे टू फाइट. उनको नाइट कहा जाता था. और दूसरा नाइट है द पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इन each 24 आवर्स. हर 24 घंटे में जो सनसेट से सनराइज के बीच का टाइम होता है या जो पार्ट ऑफ द डे होता है, उसको हम नाइट कहते हैं. डन. ओके. 27th क्वेश्चन है द न्यूज ब्लैंक मी हैप्पी. The news made me happy. The news made me happy. Now there are two made, यहाँ पे जो words use किए गए हैं. One is past of make, M-A-K-E, and one is talking about a helping hand, जिसको आप ज़्यादातर पढ़ते हो servant के नाम से as a definition, but helping hand is better. तो वो made है ऑप्शन नंबर B, जो हमारे घर में हेल्प करते हैं काम में. एंड जो made है M-A-D-E पहला वाला, वो है make का past. Now we are saying the news made me happy. इस खबर से मैं खुश हो गई, है ना. तो मेड यानी यहाँ पे मेक का पास्ट बोला जा रहा है, तो ऑप्शन A
is the best fit. ना अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं. So made is past of make and make means to form something, यानी कि कोई चीज़ पास्ट में बन चुकी है. If something is already formed तो हम made का यूज़ करते हैं which is MADE. और MAID is a helping hand, या फिर आप इसको sort of ऑब्वियसली जब अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है हेल्पिंग हैंड क्या है तो आपको सर्वेंट जो है ये दे दिया जाता है डेफिनेशन, बट इसको यूज मत किया करो. बेटर है आप एक हेल्पिंग हैंड बोले, वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है एंड इट्स बेटर, है ना. सो हमारी मदद करते हैं ये लोग, इसीलिए इनको हेल्पिंग हैंड यानी मेड भी कहा जाता है. डन. ओके. नेक्स्ट है 28. अ बिट इन द ब्लैंक इज बेटर देन नथिंग ऑल डे. अ बिट थोड़ा बहुत इन मॉर्निंग इज बेटर देन नथिंग ऑल डे. पूरा दिन में कुछ भी नहीं करो, उससे कहीं अच्छा होता है कि सुबह थोड़ा कुछ काम कर लो, है ना. तो मॉर्निंग कौन सा होगा, ऑब्वियसली सुबह वाला, बिकॉज दूसरा वाला जो मॉर्निंग है ये होता है कि किसी लव्ड वन की अगर डेथ हो जाती है तो उस पर जब रोते हैं लोग उसको मॉर्निंग कहते हैं. ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन जो है वो सही आंसर होने वाला है. अ बिट इन द मॉर्निंग, थोड़ा बहुत सुबह काम किया, बेटर देन डूइंग नथिंग द होल, लाइक पूरी दिन में, है ना. द होल डे इफ यू डोंट डू एनीथिंग एंड इफ यू गिव सम टाइम और इफ यू डू अ बिट इन द मॉर्निंग इट्स मच मच बेटर. क्लियर. तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है. अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं. सो द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, रात से लेके दोपहर तक का जो समय होता है, दैट इज व्हाट इज मॉर्निंग. या फिर कह सकते हो भैया कि जो मिडनाइट यानी 12 AM, और उससे फिर आपको बोल रहे हैं नून तक, ज़्यादा दोपहर नहीं हो जाती, स्पेशली फ्रॉम सनराइज टू नून, बट स्पेसिफिकली सनराइज हो जाए, सूरज जो है वो उग चुका है, उसके बाद दोपहर तक के समय के बीच का जो टाइम है उसे हम सुबह कहते हैं. नेक्स्ट है मोर्निंग, द एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो फॉर समवंस डेथ, कि जब किसी की डेथ हो जाती है और कोई रो रहा है, कोई अपना दुख प्रकट कर रहा है तो उसको मोर्निंग कहते हैं, जिसका स्पेलिंग MOURNING हो जाता है. डन. ओके. 29th है वी केम बाय अ लॉन्गर ब्लैंक दैन यूजुअल. अब इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, देन और दैन पे, तो डेफिनेटली ये भी एक चीज़ है जो बनती है पढ़ना, बट अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे. अभी फोकस करते हैं कि आपको ऑप्शंस क्या दिए. एक दिया हुआ है रूट ROOT, एक दिया है ROUTE. ठीक है. सो वी केम बाय अ लॉन्गर ब्लैंक दैन यूजुअल, तो ऑप्शन ए रूट जो है वो जड़ों की बात करता है, जो पेड़ की जड़ें होती हैं. तो हम जो है बड़ी जड़ों से आए हैं, जितना हम यूजुअली आते हैं उससे, तो जड़ से थोड़ी आओगे, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता. सेकेंड जो रूट है ये रास्ते की बात कर रहा है ना. सो यस, हम एक बड़े रास्ते से आए हैं, यूजुअली हम जिस रास्ते से आते हैं उससे बड़े रास्ते से आए हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये बेस्ट फिट है, रूट, दैट इज ROUTE. बट ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते. बट इंस्टेड अगर यहाँ प्लांट्स या जड़ों की बातें हो रही होती, देन यू कैन गो विथ, लाइक यू वुड हैव गॉन विथ ऑप्शन ए. क्लियर. ऑलराइट. So ROOT root is the part of a plant which attaches it to the ground or to a support, conveying water and nourishment to the rest of the plant. तो एक प्लांट का वो पार्ट जो कि क्या कर रहा है भाई, जो अटैच्ड होता है ग्राउंड से और पानी और जो भी नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है, उसको पहुंचाता है पेड़ तक. और ROUTE रूट इज अ वे और कोर्स टेकन इन गेटिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अ डेस्टिनेशन. एक स्टार्टिंग पॉइंट से अपने फाइनल जो भी आपको जहां पे भी जाना है उस डेस्टिनेशन तक का जो रास्ता है उसे हम कहते हैं ROUTE वाला रूट. डन. ओके. नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू ब्लैंक अराउंड द वर्ल्ड. आई वुड लाइक टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. आई वुड लाइक टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. तो एक होता है जो सेल बोर्ड पे लिखा होता है 50% सेल, 20% सेल, वो है SALE, ऑप्शन नंबर बी. और ऑप्शन ए क्या है, SAIL. तो पानी पे जब कोई मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि सेलिंग ऑन द वाटर. सो ये क्या कहा है, आई वुड लाइक टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, यानी मुझे पूरा दुनिया घूमना है. सो आई वुड लाइक टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. सो यहाँ ऑप्शन ए बेस्ट आएगा. आप हर जगह सेल लगाना चाहते हो ये नहीं बोल रहे हो. ठीक है. सो SAIL सेल इज व्हेन अ बोट और अ शिप सेल्स, इट ट्रैवल्स ऑन द वाटर. तो पूरी पानी पे जो ट्रैवल करता है, लाइक शिप सेल करती है, बोट सेल करती है, दैट इज SAIL. और SALE सेल इज द एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी फॉर मनी. या तो मतलब कोई भी चीज आप बेच रहे हो और आपको पैसे मिलेंगे. दूसरी बात, द एक्शन ऑफ सेलिंग समथिंग, अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ शॉप और डीलर सेल्स गुड्स एट रिड्यूस प्राइस. तो ऐसा कोई समय जब जो शॉपकीपर है चीजों को कम प्राइस में बेचता है, यानी सेल लगी हुई है, उसे क्या कहते हैं भाई, SALE वाला सेल. डन. ऑलराइट. 31 है आर यू ब्लैंक दैट यू वांट टू क्विट योर जॉब. सो आर यू श्योर, आर यू श्योर. अब कौन सा वाला श्योर की बात हो रहा है, SHORE के SURE. तो जब हम किसी से पूछते हैं क्या तुम श्योर हो, तो वो कौन सी स्पेलिंग होती है, SURE. तो यहाँ पे भी ये पूछा जा रहा है क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी जॉब छोड़ना चाहते हो. सो आर यू श्योर दैट यू वांट टू क्विट योर जॉब. सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, नॉट SHORE. वो शोर क्या है भाई, जो पानी की तरफ किनारा होता है उसको शोर कहते हैं, SHORE. और जो आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुम 100% क्या बोले,
क्या 100% श्योर हो, यानी कि क्या तुमने ये ठान लिया है, देन दैट इज SURE. डन. ओके. So shore is the land along the edge of a sea, lake or other large body of water. कोई भी water body, कोई भी sea या कोई भी lake, उसके जो साइड का पूरा land वाला पोर्शन होता है ना, उसको SHORE वाला shore कहते हैं. और shore is completely confident that one is right. बिल्कुल sure होना, confident होना कि हाँ ये जो है वो सही है. Clear? Okay. Next है his blank aim in life is to enjoy. तो उसका जो एम है लाइफ का वो है कि इंजॉय करना है. सो हिज सोल एम, एक जो सोल है वो बात कर रहा है अकेले का, ठीक है, ऑल अलोन, और दूसरा सोल बात कर रहा है अंतरात्मा की या आत्मा की. ठीक है, तो जो आत्मा वाला सोल है दैट इज SOUL, और जो जूते का भी सोल होता है या फिर अकेले के लिए जो सोल होता है वो SOLE होता है. तो यहाँ बोल रहे हैं कि उसका बस एकमात्र ही मकसद है जिंदगी का, वो है इंजॉय करना. सो हिज सोल एम इन लाइफ इज टू इंजॉय. डन. सो सोल का मीनिंग क्या है? द अंडर सर्फेस ऑफ अ पर्सन्स फुट, या तो जो फुट के नीचे का पूरा जो अंडर सर्फेस होता है उसको बोलते हैं, नंबर 1, या नंबर 2 बीइंग ओनली वन या सिंगल. भाई सिंगल एम है उसका या सिर्फ एक एम है, बीइंग ओनली वन, दैट इज सोल एम. दूसरा सोल है द स्पिरिचुअल और इमटेरियल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल रिगार्डेड एज इमॉर्टल. जो स्पिरिचुअल या हमारा जो इमटेरियल पार्ट होता है ह्यूमन इंसान का, यानी कि जो आत्मा है विच इज डेफिनेटली इमॉर्टल, उसको सोल कहते हैं, विच इज SOUL. डन. ओके. His office is down the blank. So his office is down the stair. अब इनमें से एक स्टेयर है घूर घूर के देखना और एक स्टेयर है सीढ़ियों के लिए. तो उसका ऑफिस घूर घूर के देखने के नीचे है या फिर सीढ़ियों के नीचे है? तो सीढ़ियों के नीचे है ना, तो बस ये सीढ़ी के नीचे जाओगे तो उसका ऑफिस वहां पर है. सो हिज ऑफिस इज डाउन द सीढ़ी वाला स्टेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पर STAIR आ जाएगा. और बाकी जो ऑप्शन है उसको भी पढ़ लेते हैं. लुक फिक्सेडली और वेकेंटली एट समवन और समथिंग विद वंस आईज वाइड ओपन. अपनी आंखों को बिल्कुल ऐसे खुला देखकर बस देखते रहना किसी को, दैट इज घूर घूर के देखना इज स्टेयर, STARE, विच इज अ बैड मैनर्स. और STAIR इज फॉर सीढ़ी, अ सेट ऑफ स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग टू अनदर, टिपिकली इनसाइड द बिल्डिंग. यानी कि जो सीढ़ियां होती हैं जिससे हम एंटर करते हैं कहीं पे भी चढ़कर, स्टेप्स जो होते हैं उनको स्टेयर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग STAIR हो जाएगी. डन. ओके. नेक्स्ट है 34th. आई कांट रेजिस्ट ब्लैंक थिंग्स. आई कांट रेजिस्ट स्वीट थिंग्स. स्वीट थिंग्स, ठीक है, दोनों स्वीट है, बट कौन सी स्वीट की यहाँ पे यूज किया जा रहा है? तो एक तो होता है टेस्ट वाला, मीठे के लिए, SWEET, और एक होता है SUITE स्वीट, जो कि होटल्स में बहुत सारे कनेक्टेड रूम्स होते हैं, बहुत बड़ा सा लैविश रूम होता है, उसको स्वीट कहते हैं. जो SUITE लिखा रहता है, आप पढ़ते इसको शायद आपको देखते से लगे इसको सूट पढ़ना चाहिए, बट इट इज स्वीट. ठीक है, सो ये बोल रहे हैं आई कांट रेजिस्ट डैश थिंग्स, तो मैं जो मीठी चीजें होती है उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, मे बी अ स्वीट टूथ, है ना. सो यहाँ पर ऑप्शन ए यूज करोगे बिकॉज यहाँ एक्चुअल मीठे खाने की बात कर रहे हो. बाकी नेक्स्ट स्वीट जो है वो भी पढ़ लेते हैं. सो स्वीट इज हैविंग द प्लेजेंट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर और हनी. जो मीठा टेस्ट होता है एक शक्कर का या शहद जैसा टेस्ट, उसे स्वीट कहते हैं. दूसरा स्वीट है सेट ऑफ कनेक्टेड रूम, स्पेशली इन अ होटल. एक होटल में जो बिल्कुल कनेक्टेड रूम्स होते हैं, बहुत बड़ा रूम होता है, उसे कहते हैं क्या? स्वीट, SUITE. डन. ओके. 35th है ही वोर अ वाइट बेल्ट राउंड हिज वेस्ट. एक वेस्ट है बर्बाद करना, एक वेस्ट है कमर. तो यहां बात हो रहा है ही वोर अ वाइट बेल्ट. तो बेल्ट कहां पहनोगे? वेस्ट पे पहनोगे ना, कमर पे पहनोगे. तो यहां पे वो वेस्ट का बात कर रहे हैं. सो इट इज गोइंग टू बी WASTE नहीं, वो तो वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट यहाँ थ्रो करना है या कोई चीज ऐसे फेक न्यूज की बात हो रहा है. और दूसरा वेस्ट है जो हमको यहाँ पे फिल करना है, विच इज WAIST. क्लियर? अब मीनिंग पढ़ते हैं. So use or expend carelessly, extravagantly or to no purpose is the definition of WASTE waste. यानी कोई चीज बर्बाद करना, वेस्ट करना, केयरलेसली यूज करना या बहुत ज्यादा खर्चा करना या बिना सोचे समझे किसी चीज को, या तो आप ऐसी फेंक दे रहे हो या स्टफ, तो आप वेस्ट कर रहे हो. दूसरा वेस्ट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बिलो द रिब्स एंड अबव द पेल्विस. हमारा जो पेल्विस एरिया होता है उसके ऊपर और हमारी रिब्स के नीचे का जो एरिया है उसको कहते हैं हम वेस्ट यानी कमर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं 36 क्वेश्चन की. ब्लैंक योर वर्ड्स वेल.
वे योर वर्ड्स वेल, वे योर वर्ड्स वेल। अब एक वे जो है वो रास्ते की बात कर रहा है और एक वे जो है नाप तोलने की बात कर रहा है। अब आप बोल रहे हैं अपने शब्दों को नाप तोल के यूज किया करो, यही बोलना चाह रहे होगे, है ना। रास्ते की तो बात ही नहीं आ रही है वर्ड्स पे, तो यहाँ आप वे यानी वेट वाला वे की बात कर रहे हो, विच इज ऑप्शन नंबर बी, कि भैया शब्दों को तोल मरोड़ के नहीं, मतलब तोल मोल के यूज करना चाहिए, लाइक सॉर्ट ऑफ आप बैलेंस करो, समझो कि वो सही है कि नहीं, एंड देन यूज योर वर्ड्स। ठीक है, चलो अब दूसरा वे जो है इट इज अ मेथड, स्टाइल और मैनर ऑफ डूइंग समथिंग। एक तो जो तरीका होता है, योर वेज आर नॉट गुड, माई वेज माई वे, नन ऑफ योर वे, ऐसा टाइप्स। ठीक है, तो मतलब तरीका, इट इज पहला मीनिंग। दूसरा एन ऑप्शनल और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एक्शन, जो भी दूसरा फॉर्म है या दूसरा रास्ता है, दूसरा तरीका है, उसको भी वे कहते हैं। दूसरा वे इज फाइंड आउट हाउ हैवी समवन और समथिंग इज, जैसे अपने वर्ड्स को आपको तोल मोल के बोलना है ना, तो वही चीज कि वे करना यानी वजन देखना कि भैया बातों का वजन या कोई इंसान कितना वजन है या कोई चीज का क्या वजन है, एवरीथिंग कम्स अंडर वे, विच इज WEIGH। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है 37, आई ब्लैंक सूट एंड टाई। ये डेफिनेटली सूट है, बट दैट वाज स्वीट, क्लियर। सो आई वेयर अ सूट एंड अ टाई, आई वेयर अ सूट एंड अ टाई। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो WH फैमिली के होते हैं, जो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना, ये सब WH वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। बट यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ना तो क्वेश्चन मार्क है ना ही कोई क्वेश्चन की बात हो रही है। अब यहाँ जो ऑप्शन बी वेयर है उसको यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये पूछता है कहाँ, एक क्वेश्चन है। दूसरा वर्ड जो है वो है WEAR, वेयर, यानी पहनना। ठीक है, तो सूट और टाई पहनने की बात हो रही है, सो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई वेयर अ सूट एंड टाई। डन, ऑल राइट। सो वेयर इज हैव समथिंग ऑन वंस बॉडी एज क्लोथिंग, डेकोरेशन और प्रोटेक्शन। तो कुछ बॉडी पे पहना हुआ है, वो कपड़े हो सकते हैं, वो कोई डेकोरेशन हो सकता है, वो कोई प्रोटेक्शन, जैसे हेलमेट, जैसे आपने कोई भी वार्म क्लोथ्स पहने हुए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो कुछ भी ऐसा जो पहन रहे हो वो वेयर है। नेक्स्ट है वेयर, टू, एट और इन व्हाट प्लेस। टू आस्क समबडी, एक क्वेश्चन पूछना कि कहाँ, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेयर। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट है ही गॉट सिक लास्ट ब्लैंक। ही गॉट सिक यानी बीमार पड़ गया था, लास्ट यानी पिछले, वीक, कौन सा वीक? एक वीक होता है कमजोर के लिए, एक होता है हफ्ते के लिए, लाइक 7 डेज का वीक। तो वो बीमार हो गया था लास्ट, पिछले हफ्ते, करेक्ट। उसका क्या स्पेलिंग होता है? WEEK। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। और दूसरा वीक जो है WEAK, वो तो भैया कमजोर होने की बात कर रहा है कि नॉट प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, क्लियर, ऑल राइट। So lacking the power to perform physically demanding task, having little physical strength or एनर्जी। तो पार नहीं है, ताकत नहीं है फिजिकल टास्क को परफॉर्म करने की, या फिर बहुत कम फिजिकल स्ट्रेंथ या एनर्जी बची है, कमजोर हो गया है, तो हम वीक यूज करते हैं WEAK। और दूसरा वीक है अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम हफ्ता या वीक कहते हैं, जिसमें WEEK स्पेलिंग यूज होगी। डन, ऑल राइट। 39th है आई विल नॉट ब्लैंक यू अप, आई विल नॉट बीट यू अप, आई विल नॉट बीट यू अप। अब एक बीट होता है मारना, ठीक है, BEAT, और एक बीट होता है जो बीट रूट आपने सुना होगा, वो खाने का चीज, ठीक है। अब आप यहाँ बोल रहे हो आई विल नॉट बीट यू अप, यानी मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, करेक्ट। तो कौन सा वाला स्पेलिंग यूज करोगे? BEAT, ना कि BEET। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि डोंट वरी भैया, आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू, पिटाई शिटाई नहीं लगेगी, ठीक है। सो बीट जो है BEAT इज टू हिट रिपीटेडली, टू डिफीट। हाँ, ये वाला मीनिंग भी डिस्कस करेंगे, बट पहले कर लेते हैं। टू हिट रेपिटेडली, भैया बार बार मारना। अब आप किसी को मार रहे हो, किसी चीज पे मार रहे हो, आप हिट ही कर रहे हो या सॉर्ट ऑफ बीट कर रहे हो। दूसरा होता है कि किसी को हरा देना, टू डिफीट समबडी, मतलब उसने इसको कंपटीशन में बीट कर दिया, है ना, तो वहां पे भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो आपको शायद कोई सेंटेंस आ जाए तो फिर आप यही बीट यूज करेंगे, नॉट दिस वन। दिस इज अ प्लांट विथ थिक रूट, ऑफन फेड टू एनिमल्स और यूज टू मेक शुगर। शक्कर वक्कर पकाने के लिए यूज करते हैं और एनिमल्स को खिलाते हैं, तो खाने की चीज है, विच इज BEET, बीट। डन, ओके। 40th है आई वॉन्ट सम मोर कैरेट, कैरेट, भैया मुझे और क्या चाहिए। एक कैरेट है जो गोल्ड की प्योरिटी बताता है, 18 कैरेट या जो भी होता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, ठीक है। दूसरा कैरेट है गाजर, जो हम खाते हैं, लाइक वो जो ऑरेंज कलर का जो ऐसे तरीके का बना होता है, विच इज द गाजर, है ना। सो यहाँ आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट सम मोर
कैरेट, खाने के लिए। सो ऑप्शन बी कैरेट जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं। सो पहला, कैरेट इज अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड बीइंग 24 कैरेट। तो एक मेजरमेंट होता है कितना प्योर है गोल्ड, ऐसे डायमंड्स में भी कैरेट्स होते हैं। सो दैट इज व्हाट इज CARAT वाला कैरेट। और जो हम खाते हैं वो है CARROT, जो आई होप सभी को पता है। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा वर्ड्स तो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे, शायद उनका दूसरा जो पेयर का वर्ड है वो ना क्लियर हो, है ना, तभी इसको बिगनर लेवल में रखा है। सो दूसरा, कैरेट इज अ टेपरिंग ऑरेंज कलर्ड रूट ईटन एज अ वेजिटेबल। तो एक ऑरेंज कलर का जो बिल्कुल टेपरिंग यानी कि ऐसा नीचे से नुकीला हो जाता है, ठीक है, कम होता जा रहा है, पतलू होता जा रहा है, उसको टेपरिंग कहते हैं। ऑरेंज कलर्ड रूट ईटन एज अ वेजिटेबल। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है 41। अब सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। क्लियर? आई ब्लैंक दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई फाइंड दिस, आई फाइंड दिस, दोनों ही फाइंड हैं, बट इसमें एक शब्द छुपा हुआ है फाइन, बस उसको ध्यान में रखना है। तो जब किसी पे फाइन लगता है या पैसे का पनिशमेंट दिया जाता है, फाइन लग गया भैया, कोई रूल तोड़ दिया, तो वो फाइंड है ऑप्शन नंबर बी, जो पास्ट में फाइन लगा होगा। और दूसरा फाइंड क्या होता है? कुछ ढूंढना, जैसे फाइंड आउट द सम ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, पता नहीं क्या एक्स है वो, उसकी वैल्यू बतानी होती है। देन यू हैव सो मेनी क्वेश्चन जहाँ फाइंड लिखा होता है। तो मुझे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, लाइक मुझे पता करने पे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे, फाइन करने की तो बात नहीं कर रहे हो। तो ऑप्शन ए जो होगा, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर, आई फाइंड दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लियर? चलो अब मीनिंग पढ़ते हैं। आई होप पहले से सबको पता हो इसका मीनिंग। सो एक फाइंड है डिस्कवर और परसीव बाय चांस और अनएक्सपेक्टेडली, बिना एक्सपेक्टेशंस के, या एकदम से मतलब कोई चीज पता चल गई, या आप कुछ पता लगा रहे हो तो आप फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज FIND। और दूसरा, फाइंड इज एन अमाउंट ऑफ मनी चार्ज एज अ पनिशमेंट फॉर नॉट ओबेइंग अ रूल और लॉ, कोई रूल या कोई लॉ ओबे ना करने के लिए जो भी पनिशमेंट या जो भी चार्जेस लगते हैं उसको कहते हैं FIND वाला फाइंड। क्लियर? ऑल राइट। चलो 42 पे आते हैं। ही डिस्क्राइब द ब्लैंक इन डिटेल, ही डिस्क्राइब द सीन, द सीन। अब कौन सा सीन है यहाँ पे? एक होता है जो हम सी वर्ड होता है ना, जो हम देखने की बात करते हैं, उसके लिए एक यूज करते हैं फॉर्म, जो हो जाता है सी, सॉ, सी। ये तीनों वर्ब के फॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी ग्रामर में हम पढ़ते हैं टेंसेस पढ़ते वक्त, है ना। सो सी प्रेजेंट में यूज करते हो, सॉ पास्ट में, सीन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि आप थर्ड फॉर्म में यूज करते हो। सो वो एक हो गया सीन। दूसरा सीन क्या है जो हम सीनरी के लिए यूज करते हैं, या जो सीन दिख रहा है, या कोई प्ले का क्या सीन है, फिल्म का क्या सीन है, वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? अब आप क्या बोल रहे हो, उसने जो है सीन को डिस्क्राइब किया, तो डेफिनेटली जो देख लिया था उसकी बात नहीं कर रहे, जो सीन था भाई उसको डिस्क्राइब किया। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे फिट आंसर हो जाएगा। चलो मीनिंग पढ़ते हैं। सो SWN इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी, और सी तो हमको पहले ही पता है, देखना। क्लियर? नेक्स्ट है सीन, अ पार्ट ऑफ अ प्ले और फिल्म इन विच द एक्शन स्टेज इन वन प्लेस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम, अ व्यू और पिक्चर ऑफ अ प्लेस, इवेंट और एक्टिविटी। दो मीनिंग है। सबसे पहला ये देखेंगे, तो देखो जब किसी मूवी का सीन होता है, जैसे आप बोलते हो कोई कॉमेडी सीन है, एक्शन सीन है, कोई क्या बोले, बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है ना, तो वो सीन में फिर वही एक इमोशन चलता रहता है। एक्शन है तो एक्शन चलता रहेगा, कॉमेडी है तो कॉमेडी चलता रहेगा। तो एक पर्टिकुलर पार्ट, कोई फिल्म का, कोई प्ले का, जहां पर वही एक तरीके की चीज जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है, उसे सीन कहते हैं। दूसरी बात, जो भी आपको दिख रहा है, कोई व्यू है, कोई पिक्चर है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वी हैड अ ब्यूटीफुल व्यू, नहीं बोलते जैसे, वैसे सीन यूज कर लेते हैं। सो या सीन को आप दोनों ही मीनिंग के लिए यूज कर सकते हो, ले दे के व्हाटएवर यू कुड सी लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस, या कुछ भी, वो सीन है। बाकी सीन मतलब देख लिया था। डन? ओके। 43, व्हाट ब्लैंक ऑफ थिंग्स मेक यू फील सैड, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एक सॉर्ट है, एक सॉर्ट है, इनमें एक कोई है जो एक तरीके की बात करता है, भैया इस तरीके की चीज़ें, या फिर एक प्रॉपर कैटेगरी बना दी जाती है। इसका एक ही एग्जाम्पल दूंगी, जब हम करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग पे जब आप फिल्टर वगैरह लगाते हो, ठीक है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फिल्टर, देन यू हैव कैटेगरी, देन यू हैव जेंडर, किसी में अलग से होता है, किसी में फिल्टर में होता है ऑप्शन, शॉर्ट प्रोडक्ट्स है कि नहीं एंड स्टफ। वैसे ही एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का, जिसमें ऐसे करके एरो बने होते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको मिल जाता है लो प्राइस से हाई प्राइस, देन यू हैव हाई प्राइस से लो प्राइस, पॉपुलैरिटी एंड स्टफ। अब आप जैसे क्लिक करते हो सबसे ज़्यादा कॉमनली लो प्राइस से हाई प्राइस, जैसे ही क्लिक करोगे क्या होगा, सबसे कम वाला प्रोडक्ट पहले आएगा, फिर नीचे सबसे हाईएस्ट प्राइस। आपने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। तो एक होता है कैटेगराइज करना, या एक तरीके का कुछ होता है तो सॉर्ट यूज करते हैं, और दूसरा सॉर्ट अलग है, ये कोई फॉर्म होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप पूछ रहे हो यहाँ पर
किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको सैड बना देती हैं, दुखी करती हैं। तो तरीके की बात कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, तो कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? SORT, ठीक है, क्योंकि अब भी मैंने शो किया आपको, तो वही वाला सॉर्ट है। बाकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो सॉर्ट इज अ कैटेगरी ऑफ थिंग्स और पीपल विद अ कॉमन फीचर। एक कॉमन फीचर होगा लो टू हाई प्राइस, कॉमन फीचर, पॉपुलैरिटी एक कॉमन फीचर, ठीक है। अरेंज सिस्टमैटिकली इन ग्रुप्स, या फिर किसी चीज को एक ग्रुप में अरेंज कर रहे हो तो सॉर्ट कर रहे हो। सेपरेट अकॉर्डिंग टू टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप से सेपरेट कर रहे हो। तो कोई भी एक प्रॉपर कॉमन फीचर, यानी कि कौन सी टाइप की चीजें हैं जो आपको दुखी करती हैं, तो वो कॉमन चीज क्या है? दुखी करना। नेक्स्ट सॉर्ट है पास्ट ऑफ सीक, ठीक है। सीक वर्ड सुना होगा, विच मीन्स अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को ढूंढना, पता करना, उसका जो पास्ट फॉर्म है दैट इज सॉर्ट। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट है दिस टाउन गेव ब्लैंक टू सेवरल ग्रेट मैन। सो दिस टाउन गेव बर्थ, बर्थ एक बर्थ है जो ट्रेन वगैरह में होता है, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, साइड अपर, साइड लोअर, राइट, जो हम बुकिंग कराते हैं। और एक बर्थ होता है पैदा होना, है ना, जो बॉर्न हुआ है। सो यहाँ बोल रहे हैं कि इस टाउन ने बहुत से ग्रेट मैन को बर्थ दिया है, जन्म दिया है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ वाला, BIRTH। अब मीनिंग पढ़ते हैं। सो BIRTH बर्थ इज अ फिक्स्ड बंक ऑन अ शिप, ट्रेन और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई भी ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन में, किसी भी शिप में जो एक फिक्स्ड बंक होता है कि भैया आपका अपर बर्थ है, आप उधर पे सो गए स्टाफ, तो वो हो जाता है BERTH। और BIRTH द बिगनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग और समवन, किसी की शुरुआत। अब किसी पर्सन की शुरुआत तो बर्थ हुआ है, कोई चीज का जन्म हुआ है, कोई नया इन्वेंशन हुआ है, तो बर्थ यूज करते हैं। क्लियर? ऑलराइट। 45, he was wearing faded blank jeans, he was wearing faded blue jeans, blue jeans। एक है कलर और एक ब्लू जो है विंड ब्लो हुआ, ऐसा करके ब्लो का पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां आप जीन्स का कलर बता रहे हो, तो फेडेड ब्लू जीन्स, नीली कलर की जीन्स जो फेडेड कलर की होती है। अब मीनिंग पढ़ते हैं। सो ब्लू इज अ कलर, एवरीबडी न्यूज, नीला कलर। और ब्लू इज यूज स्पेसिफिकली फॉर विंड, या वैसे भी यूज करते हैं, विच इज मूव क्रिएटिंग एन एयर करंट, एक तरीके से झोंका, है ना, दैट इज व्हाट इज ब्लू। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट है हाउ थिक इज द ब्लैंक, हाउ थिक इज द बोर्ड, बोर्ड एक बोर्ड है जो भैया जैसे ये बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है स्टफ, और एक बोर्ड यानी बोर हो जाना, है ना। तो यहां बात हो रही है थिकनेस की, तो बोर होने की तो कोई थिकनेस होगी नहीं, तो डेफिनेटली ये बोर्ड BOARD की बात कर रहा है। सो हाउ थिक इज द बोर्ड, ये बोर्ड कितना मोटा है। अब दोनों वर्ड्स का मीनिंग पढ़ते हैं। सो बोर्ड इज अ लॉन्ग थिन फ्लैट पीस ऑफ वुड और अदर हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोर्स और अदर बिल्डिंग पर्पसेस। एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे दी, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी तरीके का एक बोर्ड जो है वो बहुत थिक मटेरियल का होता है, बड़ा सा थिन फ्लैट सरफेस, और बोर्ड जो है वो मतलब बोर हो जाना। सो फीलिंग वेरी एंड इम्पेशेंट बिकॉज वन इज अनऑक्यूपाइड और लैक्स इंटरेस्ट इन वंस करंट एक्टिविटी। आप बहुत ज्यादा बोर हो गए हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू, लिस्टलेस हो, या तो आपके पास काम नहीं है या फिर काम है बट उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बोर हो जाते हो, तो गेटिंग बोर्ड। क्लियर? ऑलराइट। 47, my dog went back down into the blank, my dog went down into the cellar, cellar। एक सेलर है जो बहुत ज्यादा बिका हो कुछ, या जो सेल करता है, और एक सेलर है जो बात कर रहा है बेसमेंट एरिया की, तहखाने की। क्लियर? तो यहाँ पर जो डॉग है वो कहाँ जाएगा? वो तहखाने में चला गया, बेसमेंट एरिया में। सो यहाँ सेलर है CELLAR, इसको कहते हैं सेलर, बेसमेंट या तहखाना। क्लियर? सो माई डॉग वेंट बैक इनटू द डाउन इनटू द सेलर, नीचे चला गया, नीचे होगा बेसमेंट। सेलर इज अ पर्सन हु सेल समथिंग, या फिर द बेस्ट थिंग, जो मतलब जो सेल हो रही है, क्या बोले, जो बेस्ट तरीके से सोल्ड हुई है, लाइक बेस्ट सोल्ड। या फिर आप कह सकते हो जैसे यहाँ पर कि सो एंड सो बुक वॉज द बेस्ट सेलर, यानी इसकी सबसे ज्यादा जो कॉपीज हैं वो सेल हुई, तब भी हम सेलर यूज करते हैं। बट ये सेलर क्या है? अ रूम बिलो ग्राउंड लेवल इन अ हाउस, ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग, जिसे बेसमेंट या तहखाना कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दोनों क्लियर हैं, आपको कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, एंड दैट इज आपको एक नया वर्ड मिल गया, सेलर, CELLAR। क्लियर? ऑलराइट। अब आते हैं हम 48 पे। द एयर इन हेयर इज फाउल, फाउल एक फाउल वर्ड्स के लिए यूज होता है, और एक फाउल स्मेल के लिए, डिस्गस्टिंग स्मेल या कुछ भी डिस्गस्टिंग टेस्ट या कुछ साइट, तब हम फाउल यूज करते हैं। तो यहाँ की जो हवा हेयर इन हेयर इज डिस्गस्टिंग, मतलब स्मेलिंग बैड, तो फाउल कौन सा यूज करोगे? FOUL, जैसे आपने फाउल स्मेल बहुत कॉमनली सुना होगा। अब मीनिंग पढ़ते हैं। तो पहला फाउल FOWL इज अ बर्ड ऑफ अ टाइप दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मीट और एग्स, एक तरीके का पक्षी, बर्ड, जो कि मीट और एग्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है। एंड फाउल दूसरा है ऑफेंसिव टू द सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए जो डिस्गस्टिंग है, ऑफेंसिव है, कुछ भी हो सकता है, स्पेशली थ्रू हैविंग अ डिस्गस्टिंग स्मेल और टेस्ट और बीइंग डर्टी, ज्यादातर ये स्मेल के लिए यूज किया जाता है। डन? ऑलराइट।
अब आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, दीज ब्लैंक नीड वॉशिंग, भाई इनको वॉश करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। दीज जीन्स, एक जीन्स वो जो हम पहनते हैं और एक जीन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं, द वंस जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, हमारा हेयर कलर या आई कलर जो है वो बहुत मैच करता है, रिसेंबल करता है हमारे पेरेंट्स से या हमारे रिलेटिव से। तो यहाँ पर एक जीन्स जो पहनते हैं उसकी बात हो रही है क्या, किसको धोगे, बॉडी के सेल्स को धोगे नहीं, तो जीन्स धोगे, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो जीन्स इज हार्ड वेयरिंग कैजुअल ट्राउजर्स मेड ऑफ डेनिम और अदर कॉटन फैब्रिक, जो भी हम जीन्स पहनते हैं डेनिम मटेरियल की या कॉटन फैब्रिक की, वो वाला JEANS होता है। और दूसरा जीन्स इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्लियर? ओके। Next is the last and the final question. I do blank need money now. I not need money now. I not need money now. एक नॉट है जो हम गिठान बांधते हैं ना, उस वाले नॉट को कह रहा है, और एक नॉट मतलब नहीं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, करेक्ट। सो आई डू नॉट नीड मनी जो है नाउ इज द करेक्ट वन, जो कि NOT है, हम सबको पता है। दूसरा नॉट क्या है भाई, अ फास्टनिंग मेड बाय लूपिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रोप और समथिंग सिमिलर ऑन इटसेल्फ एंड टाइटनिंग इट। जैसे कोई दो धागे लिए, अब उसको एक के ऊपर एक रखोगे, एक लूप बनाओगे और फिर धागे को खींचोगे तो एक टाइट नॉट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा नॉट यूज्ड विद द ऑक्सिलरी वर्ब और बी टू फॉर्म द नेगेटिव। अब जिसने टेंसेस के वीडियो देखे हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पता है, टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है, वो तो समझ जाओगे। वैसे नॉट का मीनिंग पता है, नेगेटिव यूज करते हैं, बट कैसे यूज करते हैं, जैसे आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो, जैसे हम लिखेंगे आई लाइक टू ईट बर्गर, ठीक है। अब आपको इसको नेगेटिव बनाना है कि मुझे बर्गर खाना नहीं पसंद, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम एक हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट रख देते हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब्स कैसे होते हैं, हैज, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करते हो ना, आप एक हेल्पिंग वर्ब ले आते हो, आई डू, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये पूरा सेंटेंस तो पहले लिख लो, लाइक टू ईट बर्गर, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या कर रहे हो, आप बस यहां पर नॉट को रख दोगे, क्यों, क्योंकि इसी की वजह से ये नेगेटिव बन रहा है। सो आई डू नॉट लाइक टू ईट बर्गर, आपने क्या किया, एक हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो बी फैमिली का होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड स्टफ। वैसे हैज हैव नहीं होता, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ये सब इसी के पार्ट होते हैं, बी फैमिली के, और आप बाद में नॉट लगाते हो तो नेगेटिव बन जाता है, नहीं भैया मुझे बर्गर खाना नहीं पसंद। क्लियर? सो इस तरीके से वी आर डन विद द 50 क्वेश्चंस, जो कि टोटली बेस्ड है बिगनर लेवल पे। दे वर इजी, दे वर नॉट इजी, दे वर सम कॉमन वर्ड्स, दे वर वेरी न्यू वर्ड्स। तो पूरा एक मिक्सचर मिल गया आपको बिगनर लेवल पे। ये सिर्फ शुरुआत है, एंड ये टॉपिक वैसे भी बहुत इजी है, आप इंटरमीडिएट पढ़ लो, अचीवर्स पढ़ लो, सब बहुत आसान है। बट जब एरर में स्पॉट द एरर टाइप के क्वेश्चंस में अगर ये आ जाता है ना, तब नजर नहीं पड़ती तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप सब समझ आ गया है। वी आर डन विद 50 क्वेश्चंस एंड या इन द अपकमिंग वीडियोस मोर क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू। डन? ऑलराइट, चलो। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज टॉपिक, बट वी हैव टू डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है हाउ विल यू एक्सेस अदर वीडियोज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जाके विजिट कर लो वेबसाइट ऑफ द चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको सारी चीजें इतनी इजीली मिल जाती है और इतने कम समय में समझ आ जाती है और मिल जाती है कि definitely it's very appropriate for you. So what you have to do is just go to Google, type magnetbrains.com. जैसे वेबसाइट पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे, आपके सामने ये पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। अब इस पेज पे ध्यान से देखो, सारे ऑप्शंस मेंशन हैं। क्लिक ऑन एनी वन टू गेट द रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स। जैसे आपने ओलंपियाड पे क्लिक किया, यही स्टेप्स आप सब पे फॉलो कर सकते हो। सो यू क्लिक्ड ऑन ओलंपियाड, यू गॉट द सब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन ओलंपियाड। ऑल्सो सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन एनी वन लाइक वन शॉट रिविजन, आपके पास वन शॉट रिविजन के सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन द वन जिसका भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स या जीके। सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10th आईईओ का कोई टॉपिक, क्लिक करो, यू गेट उससे रिस्पेक्टिव जो भी वीडियोस हैं रिलेटेड उसके टॉपिक्स। नाउ क्लिक ऑन द टॉपिक टू गेट द वीडियो। सपोज यू क्लिक्ड ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। तो इतना आसान होता है टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स, टू गेट टू द वीडियोस इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। आई होप आप ये ऑप्शन ऑप्ट करोगे, एंड सिमिलरली आप बाकी की वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो। डन? ऑलराइट, नाउ एज वी ऑल नो दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेगुलरिटी मेंटेन्ड रखना बहुत जरूरी है। दैट इज एक टाइम टेबल,
एक रूटीन, एक स्केड्यूल। इसी तरीके से ओलंपियाड पे भी आपको एक स्केड्यूल मिल जाता है। दैट इज एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको अपने रिमाइंडर्स बना लेने हैं दैट हमें ठीक सुबह 10 बजे मिल जाएंगे इंग्लिश ओलंपियाड की वीडियो। ठीक इन्हीं दिनों पे 1 बजे आपको मिलते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड की वीडियो, एंड या यू गेट जीके ओलंपियाड के वीडियोस ठीक शाम 7 बजे। सो इस तरीके से यू गेट ऑल द वीडियोस जो भी रिस्पेक्टिव टाइम दिया है उतने बजे। सो या प्लीज बी रेडी विद अ नोटबुक एंड अ पेन ऑन दीज 3 days. Done? All right. So with this, we are done with the discussion of such an easy and an interesting topic, which was homonyms and homophones के multiple choice questions, जो कि थे totally beginner level के. I hope you understood each of the question and you have no doubt left. And if you feel that definitely this video was a beneficial one for you, you know what you have to do. Just consider giving a big fat thumbs up to the video. Share this and share about the channel with as many people as you can. And yes, अगर कोई update miss नहीं करनी है तो फटाफट से जाके click कर दो subscribe button पे. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.